नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि चीन किस तरह से वर्ल्ड पावर के रूप में दुनिया के सामने आ रहा है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ भी एक अनुकूल व्यवहार कर रहा है और चीन से भारत को किस तरह के संबंध रखने चाहिए, किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए, क्या ईर्ष्यापूर्वक व्यवहार करना चाहिए और भारत किस तरह नाकाम रह गया है, क्योंकि हमें पता है कि चीन काफ़ी आगे निकल चुका है हमसे। और कुछ आंकड़े भी आपके साथ में शेयर करूंगा जो भारत और चीन के हैं। चीन जिस जिस तरह से दुनिया को लीड करने के लिए आगे आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे नया शीत युद्ध शुरू हो गया है। यह अमेरिका और रूस के बीच नहीं है, बल्कि यह दृष्ट एकमात्र महाशक्ति और एक संयत लेकिन स्वाभिमानी देश के बीच कूटनीतिक जंग है, जिसने अपनी ध्रुवीय स्थिति खो दी है। यह अमेरिका और चीन के बीच नहीं, जो कि कारोबारी जंग है या वैश्विक कारोबार नियमों के मुताबिक नियत समय में जितना समाधान कर लिया जाए। नया शीत युद्ध भारत और चीन के बीच हो रहा है। इस युद्ध की जड़ में टकराव के दो दृष्टिकोण हैं। भारत चीन की ओर ईर्ष्या से देख रहा है और चीन भारत की ओर तिरस्कार से। भारत चीन को आधिपत्यवादी मानता है और चीन भारत को नौसिखिया मानता है। मेल मिलाप को मोदी की हर डिप्लोमेसी मतलब गले मिलने वाली कूटनीति और गुजराती मेजबानी इत्यादि पहल कारगर नहीं हो रही है। चीन के पास हर मामले में एक विशाल रणनीति है। चीन की रणनीति का एक अहम पहलू है पड़ोस में प्रभुत्व कायम करना, जिसमें एशिया का बड़ा हिस्सा और यूरोप का कुछ हिस्सा शामिल है। चीन खुद को विभिन्न देशों की नई उभरती व्यवस्था और निर्बाध नेता के रूप में देखता है, जैसा कि कभी पूर्व सोवियत संघ ने किया था और जैसा कि कुछ यूरोपीय तथा एशियाई देश डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जैसे अमेरिका को देखते थे। भारत और संभवतः ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देश इसे आधिपत्य के रूप में देखते हैं, जबकि चीन साफ तौर पर इससे इनकार करता है। हमें तो पता ही है BRI के बारे में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है ये। भारत और अनमना भूटान उन कुछ देशों में शामिल है जिन्होंने खुद को इससे अलग रखा है। चीन ने बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका मतलब भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ वृहद आर्थिक साझेदारी कर ली है। और ध्यान रहे, भारत इन देशों से घिरा हुआ है। इन देशों के साथ चीन का व्यापार और निवेश बढ़ गया है। बांग्लादेश का शीर्ष कारोबारी साझेदार चीन है, हालांकि ये अब थोड़ा कम हो रहा है। और चीन में तैयार होने वाले सामान श्रीलंका में आयात शीर्ष पर हैं। इससे पहले थे जब श्रीलंका में ऐसे हालात नहीं थे। और चीन पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर ढांचागत संरचना में निवेश कर रहा है, और जिसमें चर्चित ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का है। श्रीलंका में हम्बनटोटा, जिसे 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है, और आने वाले समय में वह जिबूती द्वीप की तरह नौसेना के अड्डे में बदल जाएगा। अक्टूबर 2016 में चीन ने म्यांमार के साथ 24 अरब डॉलर की वित्त पोषण का करार किया, और वह एक बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। नेपाल में मार्क्सवादी प्रभाव वाली पी ओली की सरकार, जो इससे पहले थी, और वो भी चीन की तरफ थी। हालांकि ये काफ़ी अच्छा हुआ, भारत के पक्ष में था कि वो अब इस समय सत्ता पर नहीं है। और मालदीव के साथ भी कुछ ऐसे ही हाल है। अब भारत अपने पड़ोसी देशों का विश्वास पात्र बनने से नाकाम कैसे हो गया? तो ये सबसे बड़ी बात है कि पर्यवेक्षक भारत की ओर से कई रणनीतिक गलतियां हुई हैं और जो भारत के नाकाम होने की ओर इशारा करती हैं। इनमें से सबसे गंभीर गलती यही थी कि पाकिस्तान के प्रति उतार चढ़ाव वाली नीति, जिसे विदेशी नीति कहना मुश्किल है, और इसने पाकिस्तान को पूरी तरह से चीन के पाले में डाल दिया। यदि अब कोई युद्ध होता है या युद्ध किसी एक पड़ोसी देश के साथ नहीं होगा, बल्कि यह युद्ध दो मोर्चों पर होगा।
हालांकि अब यह ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि भारत ने 2020 के बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं और उसका परिणाम हमें पता भी है। भारत भी अब एक वर्ल्ड पावर के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि हमें पता ही है कि अभी लगभग सारे यूरोपियन देश भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन और रसिया वार के बाद भारत का पक्ष एकदम सीधा था, ना वो किसी रसिया के पाले में था, ना ही यूरोपियन संघ के पाले में था। तो इस स्ट्रेटजी से भारत को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये तो सब चीज़ें होती ही रहेंगी, लेकिन भारत को बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका के साथ भी बेहतर संबंध स्थापित करने होंगे, और भारत यह कर भी रहा है। हमें पता है कि जल्द ही बांग्लादेश भी, इस समय जो सरकार है आंग सान सू की, वो भी भारतीय पक्ष में है, और श्रीलंका भी भारत श्रीलंका की भी मदद कर रहा है। और नेपाल में तो सैन्य शासन ही इस समय लागू है। अब हम चीन से ईर्ष्या क्यों करते हैं, ईर्ष्या का कोई मतलब है भी या नहीं, इस पर बात करते हैं। तो टकराव को समझने के लिए कोई कठोर तथ्यों को जानना जरूरी है। इनमें से कुछ यहाँ हैं जो आंकड़े हैं कि भारत और चीन के बीच के। तो आबादी अगर 2017 से देखी जाए तो भारत की आबादी जहाँ 132.4 करोड़ थी, वहीं चीन की आबादी 141 करोड़ थी। प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में 2017 भारत में जहां 1852 रुपये थी, वहीं चीन में 8583 रुपये थी। हालांकि ये आंकड़ा कई लोग मानते नहीं हैं और भारत भी इसे नकारता आया है। और कुल श्रम बल करोड़ रुपए में, मतलब 2017 2000 या 16 की आंकड़े से है, तो भारत में जो बल श्रम है वो है 52 रुपये, और वहीं चीन में है 78.5 रुपये। खाद्यान्न उत्पादन 27.7 करोड़ टन है भारत में, वहीं चीन में 58 करोड़ टन है। और इस्पात भी इसी तरह, व्यापारिक निर्यात, साक्षरता, इन सब में चाइना कहीं ना कहीं बहुत आगे है भारत से। अगर 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों में देखा जाए तो भारत के एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन चाइना के 6 विश्वविद्यालय हैं। और विदेशी मुद्रा अरब डॉलर 2018 के जो आंकड़े हैं, और वो भारत का है 421 अरब डॉलर, वहीं चीन 3140 अरब डॉलर, मतलब लगभग 6 गुना भारत से ज़्यादा। और प्रतिरक्षा अगर बात की जाए सैन्य की, तो सैन्य बल है भारत का 13,000 माफ़ कीजिएगा 13,95,000। वहीं चीन का है लगभग 21 लाख के करीब करीब। और अगर नौसेना पोत की बात की जाए तो भारत के पास 87 पोत हैं, वहीं चीन के पास 317 पोत हैं, ये भी लगभग कई गुना है। अगर वायुसेना की बात की जाए तो लड़ाकू विमान भारत के पास जहां 809 है, वहीं चीन के पास 1528 है, ये भी लगभग 2 गुना है। और ओलंपिक के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन भारत काफ़ी अच्छा कर रहा है इस बार ओलंपिक में। मैं यह सब अफसोस के साथ कह रहा हूँ, लेकिन इस बात पर तर्क नहीं हो सकता है कि कौन मजबूत और समृद्ध देश है। हालांकि भारत भी कहीं पीछे, ज़्यादा ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन हमें पता है कि चीन किस तरह आगे है। इनमें से किसी को, एक को या फिर दोनों देशों को खुद के ऐसा मध्य आय वाला देश बन जाने का दावा करने में कई वर्ष लगेंगे, जिसने गरीबी को ख़त्म कर दिया है। गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा दोनों देशों के बीच, और दोनों देशों के बीच जारी दौड़ में हालांकि चीन अभी आगे है, लेकिन हमें पता है कि भारत की यूथ पॉपुलेशन सब सर्वाधिक है। तो और ऐसा हमेशा से होता आया है, कभी कोई देश आगे रहता है, कभी कोई देश। हमें पता है कि जब हम एंशियंट टाइम में थे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके पास यह शक्ति मध्य मध्य के पास चली गई, यहाँ पर मिस्र जैसे देशों के पास। उसके बाद यह यूरोप की ओर घूमी, उसके बाद अब फिर से एशिया में आ गई है चीन के पास। और हालांकि मैं विश्वास करता हूँ कि आगे हम ही इसे डोमिनेट करेंगे। हमें बस ज़रूरत है अच्छी कूटनीति और राजनीति की, और एक अच्छे लीडरशिप की।